Good afternoon, dear students. So, today I shall continue my discussion on social change. तो इससे पहले भी मैंने आप लोगों को सोशल चेंज का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था वो आप सबको यूट्यूब वीडियो बनाकर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर दिए हैं। मुझे उम्मीद है वो सुनने के बाद आपको सोशल चेंज का मीनिंग ज़रूर समझ में आएगा। और हम लोगों ने सोशल चेंज के बारे में कुछ जाने माने मशहूर सोशियोलॉजिकल थिंकर्स के डेफिनेशंस को भी पढ़ा था, उसके मतलब उसके मीनिंग्स भी एक्सप्लेन किया था। अगर उस बारे में आपको कुछ भी पूछना है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिएगा, मैं उसका उत्तर देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। ओके, तो आज वही सोशल चेंज का लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज सोशल चेंज का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ खासियत के बारे में जानेंगे। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सोशल चेंज? जब आपके सोसाइटी में, आपके सोशल इंस्टीट्यूशंस में, स्ट्रक्चर्स में चेंज आ रहे हैं तो वो आपको कैसे पता चलेगा? चेंज का तो कुछ फीचर्स होना चाहिए जिसे देखकर आपको समझ में आएगा कि हाँ, मेरे सोसाइटी में चेंज आ रहा है। तो आज हम उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। आपका नोट ओपन कीजिए, उसका सेकंड पेज में देखिए एक हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज। तो पहला फीचर है सोशल चेंज इज़ यूनिवर्सल और इट इज़ एन एसेंशियल लॉ। तो क्या मतलब हुआ? सोशल चेंज हर जगह होता है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है। ओके, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ इंडिया की सोसाइटी में सोशल चेंज होता है लेकिन पाकिस्तान की सोसाइटी में नहीं होता है, अफ़गानिस्तान में नहीं होता है, या फिर आपके दूसरे देशों में नहीं होता है, ऐसी बात नहीं। सोशल चेंज हर देश में, हर जगह में, इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड प्लेस, सभी देशों में, सभी सोसाइटीज़ में सोशल चेंज आते हैं। इट इज़ एन एसेंशियल लॉ। अगर आप लोगों को याद है तो मैं जब मार्क्सिज्म पढ़ा रही थी आपके एकदम पहला सेमेस्टर में, तो मार्क्स ने भी यही कहा था कि हमारे जो मटेरियल वर्ल्ड है, हमारी जो सोसाइटी है वो भी मैटर से बना है, मटेरियल वर्ल्ड है, और वो सोसाइटी, मैटर से बना सोसाइटी कभी एक जैसा हमेशा के लिए नहीं रहता है। वक्त के साथ साथ मैटर में परिवर्तन आता है और मनुष्य समाज भी परिवर्तित होता है। ओके, सो दैट इज़ वेरी ट्रू। फिर सेकेंड फीचर देखिए, चेंज विथ डिफरेंस इन स्पीड एंड फॉर्म, सिंपल सोसाइटी चेंज वॉज स्लोअर। तो इसका क्या मतलब है? चेंज जो आता है वो धीरे धीरे, आप देखिएगा कि एक सिंपल सोसाइटी को थोड़ा कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की ओर लेके जाता है। तो एग्जाम्पल स्वरूप मैं बोल सकती हूँ, जब हमारा सोसाइटी फ्यूडल सोसाइटी हुआ करता था, एग्रीकल्चरल सोसाइटी हुआ करता था, तो वो सोसाइटी काफ़ी सिंपल था, काफ़ी प्रिमिटिव, पुराने किस्म का था, जहाँ पर इंटरनेट, कंप्यूटर, साइबर वर्ल्ड, इन सब के बारे में लोगों को कुछ नहीं पता था। लोग सिर्फ ऑफलाइन इंटरैक्शन के बारे में ही जानते थे, समझते थे। तो ऐसे ऑनलाइन इंटरैक्शन हो सकता है, इंटरनेट, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों के बारे में लोगों को पता नहीं था। फिर फ्यूडलिज्म बदलकर जब कैपिटलिज्म नया नया शुरू हुआ, उसके शुरुआत में कैपिटलिज्म भी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था, लेकिन वक्त के साथ साथ हमारा सोसाइटी कॉम्प्लेक्स बन रहा है और ये चेंज काफ़ी स्लो मोशन में होता है, एकदम स्पीडीली चेंज नहीं होता है। फिर तीसरी खासियत देखिए, चेंज इज़ अनप्रेडिक्टेबल इन जनरल। रिवॉल्व इज़ अच्छा, यहाँ रिवॉल्व नहीं होगा, रिवोल्यूशन होगा, उसको करेक्ट कर लीजिए। रेवोल्यूशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज। तो अनप्रेडिक्टेबल का मतलब क्या है? कौन सा चेंज कौन से सेक्टर में आएगा वो आप पहले से कभी निर्धारण नहीं कर पाइएगा। तो चेंज होता है काफ़ी
अनप्रेडिक्टेबल, जो आपको पहले से आपको उस चेंज के बारे में जानकारी नहीं होगा। और रेवोल्यूशन के ज़रिए भी आप सोसाइटी में एक रेडिकल चेंज, एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। What speed and in what form the change takes place is not easily predictable. तो किस रूप में चेंज आ रहा है, कौन से क्षेत्र में चेंज आएगा और कितना स्पीड होगा उस चेंज का, क्या वो ओवरनाइट हो जाएगा? आज रात को आपने देखा कि आपके सोसाइटी में जो क्लब है, उस क्लब का कोई अच्छा बिल्डिंग नहीं है, वो बहुत ही टूटे फूटे एक बहुत ही छोटे से बिल्डिंग में क्लब के मेंबर्स अपना काम चला लेते हैं। तो कल सुबह ही आप लोग नहीं देख पाइएगा कि वो पुराना और टूटा फूटा बिल्डिंग टूटकर आपका क्लब बिल्डिंग जो है वो एकदम नया और झकाझक बन गया है। तो चेंज जो होता है वो अनप्रेडिक्टेबल है, और कितने स्पीड से वो आएगा, क्या वो जल्दी आ जाएगा या फिर क्या उसे आने में वक्त लगेगा, ये सब पहले से आप नहीं जान पाइएगा। फिर चौथी खासियत है सोशल चेंज इज़ अ चेंज इन कम्युनिटी। तो कम्युनिटी मतलब मेरे मोहल्ले में जो कम्युनिटी के लोग रहते हैं उसमें भी चेंज आएगा। तो मान लीजिए मेरे मोहल्ले की कम्युनिटी है एक वर्किंग क्लास कम्युनिटी, जो फैक्ट्री में सुबह सवेरे काम करने जाते हैं और शाम को लौट आते हैं और मंथ के आखिर में उसे एक पगार, एक वेज मिलता है। तो देखिएगा इन वर्किंग क्लास कम्युनिटी के लाइफस्टाइल, उनकी जीने के तौर तरीके में भी चेंज आ जाएगा। कैसे हो सकता था कल तक इस कम्युनिटी के सभी मेंबर्स ब्रेकफास्ट में मूढ़ी होता है ना, मूढ़ी और आलू दम आलू और मूढ़ी लेते थे ब्रेकफास्ट में, लेकिन अब वो ब्रेड और थोड़ा सब्जी लेने लगे हैं। कल तक वर्किंग क्लास के लोग साइकिल पर चढ़ के फैक्ट्री में जाया करते थे, लेकिन आज ज़्यादातर लोगों का अपना बाइक आ गया है, वो बाइक पर चढ़कर फैक्ट्री जाते हैं, बाइक से ही फैक्ट्री से लौटते हैं। हो सकता था कल तक उनके बच्चे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो स्कूल से उस म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन आज उनके पास थोड़ा पैसा आया है तो काफ़ी सारे कम्युनिटी के बच्चे अब लोकल जो इंग्लिश मीडियम स्कूल बना है वहाँ जा रहे हैं। तो मतलब कम्युनिटी में चेंज आता है जब भी सोशल चेंज आता है। फिर देखिए सोशल चेंज generally changes in direction. There are 3 patterns of social change. Linear failure change generally leads to progress, change for good. Can't cycle, car, train, plane. ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ? सोशल चेंज हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, और वो कौन सा डायरेक्शन है? हमेशा अच्छे से और बेहतरीन डायरेक्शन में चेंज जाता है। तो सोसाइटी ऐसे चेंज होता है जिससे हम लोग कल तक जिस सोशल कंडीशन में रहते थे आज वो और भी बेहतरीन बन गया है। तो ये भी एक सोशल चेंज है जो अच्छाई की ओर उस डायरेक्शन में जा रहा है। तो देखिए साइकिल, वहाँ से कार, वहाँ से ट्रेन, वहाँ से प्लेन। पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए साइकिल पर सवार होकर जाते थे, फिर कार आया, उसके बाद ट्रेन आया लॉन्गर डिस्टेंस कवर करने के लिए, और फिर प्लेन फ्लाइट व्यवस्था आ गया जिससे जो जर्नी ख़त्म करने के लिए एक पूरा दिन लगता था वो सिर्फ 2 या 3 घंटे में ही कवर किया जा सकता है। फिर देखिए दूसरे किस्म का एक चेंज है जिसको कहा जाता है फ्लक्चुएटिंग चेंज। तो फ्लक्चुएटिंग चेंज क्या है? जो फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी अच्छाई की ओर जा रहा है तो कभी बुराई की ओर जा रहा है, कभी बेहतरीन ज़िंदगी की ओर आपको लेकर जा रहा है तो कभी बदतर की ओर भी ले जा सकता है। जैसे देखिए हमारे समाज में अल्कोहल का कंजम्पशन जितना ज़्यादा बढ़ रहा है,
हर जगह देखिए पार्टी करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए आज जैसे अल्कोहल यानी शराब का सेवन कंपल्सरी हो गया है। तो इससे क्या हम बेहतरीन समाज में जा रहे हैं? नहीं, हमारा समाज जिस कंडीशन में था वहाँ से और बदतर कंडीशन में हम जा रहे हैं। तो फ्लक्चुएटिंग चेंज मतलब जिस चेंज का कोई डायरेक्शन एज सच फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होता है। वो अच्छाई के ओर भी आपको ले जा सकते हैं लेकिन बुराई के ओर भी धकेल सकते हैं। द डेमोग्राफिक चेंज इज सच ऑल्सो इकोनॉमिक चेंज। तो जब आपकी सोसाइटी की डेमोग्राफी में कोई चेंज आता है तो आपकी सोसाइटी के इकोनॉमी में भी चेंज आ जाता है। कैसे? डेमोग्राफिक चेंज मैंने बताया था, मान लीजिए पश्चिम बंगाल की ज़्यादातर लोग हिंदू कम्युनिटी से है, लेकिन बांग्लादेश से माइग्रेट करने के बाद बहुत सारे बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स बांग्लादेश से आकर पश्चिम बंगाल में रहने लगे। तो पश्चिम बंगाल का डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन बदल गया। यहाँ पहले हिंदू लोग मेजॉरिटी हुआ करता था और मुस्लिम लोग माइनॉरिटी, लेकिन अब मुस्लिम लोग मेजॉरिटी हो गए और हिंदू लोग माइनॉरिटी। तो इस डेमोग्राफिक चेंज की वजह से देखिएगा पश्चिम बंगाल की कम्युनिटी के इकोनॉमी में भी चेंज आ जाएगा। तो हिंदू लोगों का जनरली किस तरह का ऑक्यूपेशन हुआ करता था? वो या तो स्कूल में पढ़ाते थे, या फिर वो फैक्ट्री में काम करते थे, या फिर मंदिर के पुरोहित पंडित हुआ करते थे। लेकिन अब मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा होने के लिए कुछ नए नए ऑक्यूपेशंस, प्रोफेशंस आ गया। जैसे दर्जी क्लास के लोग बढ़ने लगे हैं, टेलरिंग शॉप संख्या में ज़्यादा हो गए हैं। फिर जो लोग लेदर का कारोबार करते हैं, लेदर से बैग, चमड़े की जूते ये सब बनाते हैं, तो इन सब का संख्या बढ़ने लगा है। फिर जो लोग आपका कसाई या मांस काटने वाला प्रोफेशन था, उनमें ज़्यादा लोग आने लगे हैं। मतलब एक कम्युनिटी की डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन बदलने से उस कम्युनिटी के इकोनॉमिक या प्रोफेशनल जो लाइफ है उसमें भी थोड़ा चेंज आता है। उसके बाद और एक किस्म का चेंज होता है जिसको कहा जाता है साइक्लिकल चेंज। मतलब चेंज एक साइकिल में आ रहा है, जिसका आइडिया कार्ल मार्क्स ने दिया था। उन्होंने क्या कहा था कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म जो सोसाइटी था, हमारे सोशल डेवलपमेंट का जो हिस्ट्री, वो कार्ल मार्क्स ने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में बहुत अच्छी तरह से हमारे सामने लाए थे। और उन्होंने दिखाया था कि सबसे पहला जो सोसाइटी है वो है प्रिमिटिव कम्युनिज्म, जिसमें कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो वो धीरे धीरे बदलने लगा। स्लेव सोसाइटी, जहाँ पर प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया। फिर फ्यूडलिज्म, वहाँ पर भी ज़मींदार लोगों के पास अपना प्राइवेट लैंड होता था, तो वो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला एक सोसाइटी हुआ। फिर फ्यूडलिज्म बदलकर जब कैपिटलिज्म बना तो उसमें भी प्राइवेट प्रॉपर्टी था। सोशलिज्म में भी प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट रह गया। लेकिन जब कम्युनिज्म में लोग जाएंगे तो ठीक प्रिमिटिव कम्युनिज्म की तरह यहाँ से भी आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट वो दूर हो जाएगा। तो मतलब एक साइक्लिकल वे में आप प्रिमिटिव कम्युनिज्म से स्लेव सोसाइटी, फिर फ्यूडल सोसाइटी, फिर कैपिटलिज्म से फिर घुमा फिरा कर उसी कम्युनिज्म में आ गए जहाँ पर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं था। चलिए अब देखते हैं फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज। ओके, तो सोशल चेंज होने के लिए कुछ फैक्टर्स जिम्मेदार है और हम उन्हीं फैक्टर्स के बारे में जानेंगे। तो पहला जो फैक्टर है सोशल चेंज होने के पीछे वो है बायोलॉजिकल फैक्टर। तो बायोलॉजिकल फैक्टर क्या है? पहला डेमोग्राफिक फैक्टर्स। तो यहाँ पर देखिए पॉपुलेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सोसाइटी
If there is change in the composition of population, there is a change in the society. By composition, we mean the structure, that is the sex ratio. For balance in society, the sex ratio should be 1:1. And if there is a change in the ratio, there is change in the society. If there are more females, then the status and position goes down, because in polygyn more wives and hubby, now their status goes down. ओके तो इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ तक बोलिएगा फॉर बैलेंस इन सोसाइटी द सेक्स रेशियो शुड बी 1:1 and if there is a change in the ratio, there is a change in the society. यहाँ तक बोलकर फुल स्टॉप डाल दीजिए. इफ़ देयर आर मोर फीमेल्स देन द स्टेटस एंड पोजीशन, इतना कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, और ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है वो भी आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं. तो क्या कहा जा रहा है, एक सोसाइटी वहाँ की जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन का जो कॉम्पोजिशन है उसमें अगर चेंज आ जाता है तो सोशल चेंज आ सकता है. कैसे? मान लीजिए एक सोसाइटी में फीमेल पॉपुलेशन संख्या में कम हो रहा है और मेल पॉपुलेशन संख्या में ज़्यादा हो रहा है. ये कैसे पॉसिबल है? अक्सर आप देखिएगा कि ऐसे कई फैमिलीज़ हैं, कई कपल्स हैं जो लड़की नहीं चाहते हैं. बच्चा जब होगा तो वो बेटा होना चाहिए, लड़का होना चाहिए. तो जनरली ऐसे लोग क्या करेंगे, डिलीवरी से पहले किसी क्लिनिक में जाकर अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे और अगर पता चला कि वो लड़की है तो उसे मार डालेंगे और फिर दोबारा प्रेग्नेंट होंगे और अगर ये लड़का है तभी इसको जन्म देंगे. तो अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो क्या होगा, आपका जो फीमेल पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी. तो मेल लोग संख्या में ज़्यादा हो जाएगा और फीमेल कम. तो क्या होगा, अगर फीमेल लोग संख्या में कम हो जाएंगे, फीमेल्स आर द रिप्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. आपको याद रखना है, बच्चा पैदा करने का क्षमता सिर्फ औरत में ही है, मर्दों के लिए बच्चा पैदा करना पॉसिबल नहीं. तो पॉपुलेशन का संख्या धीरे धीरे कम हो जाएगी और वैसा सोसाइटी में एक लड़का अपना मतलब वो शादी करने के लिए उसे लड़की नहीं मिलेगी, तो देखा जाएगा कि एक मोनोगैमस सोसाइटी धीरे धीरे पॉलीगैमस सोसाइटी में बदल रहा है, जहाँ एक ही लड़की को कई सारे लड़कों को एक साथ शादी करना पड़ रहा है. ऐसा भी होता है. अगर लड़का संख्या में कम हो जाए और लड़कियां ज़्यादा, लड़की संख्या में कम हो जाए और लड़का ज़्यादा, तो ये प्रॉब्लम होता है कि शादी करने के लिए इनफ गर्ल्स नहीं मिल रहा है. तो तब क्या होगा, रिप्रोडक्शन रेट जो है उस सोसाइटी का वो कम हो जाएगा और पॉपुलेशन कम हो जाएगा. देखिएगा कि बूढ़ा लोग, एजेड लोग संख्या में ज़्यादा है, लेकिन यंग जनरेशन, नौजवान लड़का लड़की वो संख्या में कम हो रही है. जो प्रॉब्लम अभी जापान फेस कर रही है, वहाँ पर देखा जा रहा है कि बूढ़े लोग, एजेड लोग संख्या में ज़्यादा है, लेकिन नौजवान और यंग लोग संख्या में कम है. तो इसके पीछे वजह क्या है? वही जापान ने भी एक वक्त अपने बेटियों के साथ ये नाइंसाफ़ी किया था वहाँ के सोसाइटी के लोगों ने. ओके, तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जनरली अगर आप फीमेल और मेल पॉपुलेशन का रेशियो 1:1 नहीं रख रहे हैं, जितना संख्यक मेल है उतना संख्यक फीमेल्स अगर नहीं है, तो सोसाइटी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है और वो सोशल चेंज होगा अच्छाई से जब आप बुराई के डायरेक्शन में जा रहे हैं तब. फिर देखिए, इन द अदर केस द फीमेल्स पोजीशन, अच्छा उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद भी कुछ लिखा हुआ है, ये सब ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं. आप चले आइए, देखिए एक सेंटेंस शुरू हो रहा है,
If adults more, then there will be rapid change in the society because they are the most regulative. In case of old more, there is conflict in the society, they don't wish for change. अच्छा, इसको भी छोड़ दीजिए. फिर चले आइए marital status in the production of children. If girls are married younger, there will be overpopulation and the health is also in danger. Okay, तो देखिए कुछ ऐसे सोसाइटीज है, आप लोग वहाँ तक बोल रहे हैं फॉर बैलेंस इन सोसाइटी द सेक्स रेशियो शुड बी 1:1 एंड इफ देयर इज अ चेंज इन द रेशियो देयर इज अ चेंज इन द सोसाइटी. यहाँ तक बोलकर आप लोगों ने फुल स्टॉप डाल दिया था. उसके बाद सीधा चले आइए उसके 1 2 3 4 5 6th लाइन जो है वहाँ मैरिटल स्टेटस इन प्रोडक्शन ऑफ द चिल्ड्रन. इफ़ गर्ल्स आर मैरिड यंगर, तो सोचिए अगर लड़कियों को काफ़ी कम उम्र में आप शादी करवा देते हैं तो क्या होगा. बच्चे जो पैदा होंगे वो संख्या में ज़्यादा होंगे. 16 साल में अगर आपने एक लड़की को ब्याह कर दिया उसका, तो फिर अभी 40 के उम्र तक या 50 के उम्र तक उसका रिप्रोडक्टिव एज रहता है. तो 16 उम्र से लेकर 50 साल की उम्र तक उसके कितने सारे बच्चे हो जाएंगे. अगर वो सही तरह से बर्थ कंट्रोल मेजर्स एडाप्ट नहीं कर रही है तो सोचिए उसके बच्चों का संख्या ज़्यादा, जिससे पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेशन हो रहा है. देश की अर्थनीति पर वो बहुत बड़ा बोझ बन रहा है. फिर देखिए हेल्थ इज़ ऑल्सो इन डेंजर. एक लड़की अगर कम उम्र में उसकी शादी हुई और कम उम्र में वो बच्चा पैदा कर दी तो उसका हेल्थ सेहत भी ठीक नहीं रहेगा. स्टेटस ऑफ वीमेन बिकम्स लोअर. तब एक औरत की जो स्टेटस वो भी बहुत नीचे चला जाएगा. क्यों? कम उम्र में शादी करना मतलब उसने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं किया, उसका स्कूल एजुकेशन भी शायद कंप्लीट ना हो पाया, तो नेचुरली वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाई, जिसके वजह से उसे हमेशा मेल मेंबर्स के सामने डोमिनेटेड रहने पड़ता है. तो नेचुरली उसका सोशल स्टेटस और एस्टीम जो है वो लो रह जाएगा. ओके, एंड इफ एट टू लेट अ स्टेज अ गर्ल इज मैरिड, फर्टिलिटी इज लेस. अगर आप बहुत ज़्यादा उम्र में एक लड़की को ब्याह दे रहे हैं तब भी डेंजर है. क्यों? क्योंकि उसका फर्टिलिटी रेट तो कम हो जाएगा. कहा जाता है अगर ज़्यादा उम्र बढ़ गया उसके बाद शादी करवाया तो लड़कियों की बच्चा नहीं होती है. बहुत उम्र हो गई है, जो अब उसका सेहत है वो भी फैटी हो चुका है, तो बच्चा जन्म देने में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है. ओके, तो तब अंडर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम होगी. तो जिस सोसाइटी में ज़्यादातर आप देखिएगा वेस्टर्न सोसाइटीज़ में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप के देशों में लड़कियां बहुत ज़्यादा उम्र में शादी करती है तो क्या होता है, उनका बच्चा पैदा करने में प्रॉब्लम होता है. पॉपुलेशन की संख्या कम होती जाती है, तो वो भी एक सोसाइटी के लिए अच्छी बात नहीं है. फिर बर्थ रेट और डेथ रेट से भी सोसाइटी का चेंज आ सकता है. एक ऐसा सोसाइटी जहाँ पर सब बच्चों को पौष्टिक आहार मिलता है, ज़्यादातर बच्चे सेहतमंद है, वो सोसाइटी नेचुरली एक बेहतरीन सोसाइटी है. लेकिन जिस सोसाइटी में बच्चों को पौष्टिक आहार ना मिलने के कारण 5 साल की उम्र आने से पहले ही बच्चों की मौत हो जाती है, ऐसी सोसाइटी कभी हमारे लिए अच्छा सोसाइटी नहीं हो सकता है. ओके, चलिए फिर चले आइए सेकेंड पॉइंट, नेचुरल फैक्टर्स. तो नेचुरल फैक्टर्स का मतलब क्या है? कभी कभी आप देखिएगा कि कुछ नेचुरल हैज़र्ड्स जैसे कि साइक्लोन, फ्लड यानी कि बाढ़, फिर एपिडेमिक्स जैसे हमारे कोरोना का एपिडेमिक, ये हमारे सोसाइटी में रिलेशनशिप्स में, इंस्टीट्यूशंस में चेंज ला सकते हैं. तो मान लीजिए इस कोरोना पैंडेमिक के वजह से हमारे
सोशल रिलेशनशिप्स पर काफ़ी बुरा असर हुआ। कैसे? कोरोना की वजह से हमें घर के अंदर रहना पड़ा, एक दूसरे के घर नहीं जा सकते हैं, दोस्त दोस्त के साथ मीट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ टेलीफोन पर बातें होगी, ज़्यादातर वीडियो कॉल होगी, कोई किसी के साथ हाथ नहीं मिलाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा जो सोशल बॉन्डिंग है हमारे रिलेटिव्स के साथ, हमारे दोस्तों के साथ, वो बॉन्डिंग काफ़ी कमज़ोर हो गई। तो हमारे रिलेशनशिप्स पर एपिडेमिक का हमेशा एक बुरा असर होता है। फिर फ्लड की वजह से जब लोगों के घर टूट गया, प्रॉपर्टी चला गया, ये जो अम्फान आया साइक्लोन, इससे कई सारे लोगों के घर उजड़ गए, तो लोग एक दूसरे से बिछड़ गए और सोसाइटी में एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लोगों का काम चला गया, उनका रहने का घर चला गया। मान लीजिए कल तक जो आदमी एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे, अम्फान की वजह से उनका दुकान चला गया, टूट गया, ख़त्म हो गया, उसका रोज़गार बंद हो गया। तो इसका सोसाइटी पर एक काफ़ी बड़ा असर रहता है। देखिए, पीपल बिकम सेल्फिश एज ड्यूरिंग स्केर्सिटीज दे आर मोर बॉदर्ड फीडिंग देमसेल्व्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पैंडेमिक के वक्त हम सेल्फिश नहीं हो गए थे। एक लाचार और गरीब आदमी जिसे राशन की ज़रूरत है, उसे राशन ना देकर हम जल्दी जल्दी दौड़कर क्लब जाते थे, बोलते थे हमें टोकन दो, हमें चावल दाल सब्जी और तरकारी की बहुत ज़रूरत है, उस आदमी को बाद में दे देना, पहले टोकन मुझे दो, मुझे इन सब सामान की निहायत बहुत ज़रूरी है, ये सब मुझे पहले चाहिए। फिर एक बीमार आदमी रास्ते पर पड़ा है, वो चलकर हॉस्पिटल नहीं जा सकता है, लेकिन मुझ में इतना साहस नहीं है कि मैं उस आदमी को अपने हाथों से उसे पकड़कर उसको सहारा देकर हॉस्पिटल पहुंचा दूं। क्यों? अगर वो कोरोना अफेक्टेड है तो मेरा हाथ लगाने से मुझ में भी कोरोना आ जाएगा, तो चलो वो जैसा पड़ा है पड़ा रहने दो, उसको छूने की कोई ज़रूरत नहीं। मतलब लोग सेल्फिश हो जाते हैं। पैंडेमिक के वजह से, फ्लड की वजह से, फ्लड के लिए रिलीफ आ रहा है, सरकार काफ़ी सारा रिलीफ भेज रहा है, चावल दाल सब्ज़ी का पैकेट, कंबल, बिस्तर का चादर, बच्चों के लिए बेबी फूड। लेकिन लोगों में कंपटीशन शुरू हो गया कि नहीं, वो सब मुझे पहले मिलना चाहिए, दूसरों को बाद में भी मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से भी आपके सोसाइटी में चेंज आते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने की वजह से जब सोसाइटी एग्रीकल्चरल सोसाइटी से बन गया इंडस्ट्रियल सोसाइटी, तो कितना बड़ा एक चेंज था। उसके बाद देखिए, अर्बनाइजेशन चेंज्ड जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो अर्बनाइजेशन का मतलब गांव का शहरों में ट्रांसफॉर्मेशन। तो जितना ज़्यादा गांव शहरों में ट्रांसफॉर्म होने लगा, लोगों का सुविधाएं, उनका अपॉर्चुनिटीज़ और भी बढ़ने लगा और उनके प्रोफेशन में, कामकाज में भी चेंज आ गया। फिर कुछ कल्चरल फैक्टर्स भी जिम्मेदार है हमारे सोसाइटी में चेंज आने के लिए। तो वो कल्चरल फैक्टर्स कैसा होता है? देखिए, अगर मेरे कल्चर में चेंज आ जाए तो मेरे सोसाइटी और उसके स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशंस में भी काफ़ी चेंज आ सकता है। तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता सकती हूँ। कई सदियाँ पहले मेरे सोसाइटी का कल्चर ये था कि इसमें बॉयज़ यानी लड़कों को ज़्यादा अहमियत दिया जाता था, लेकिन लड़कियों को कम अहमियत मिलता था। एक फैमिली में हमेशा यही माना जाता कि लड़कों का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, लड़की की इम्पोर्टेंस कम है। तो जब इस तरह का जेंडर डिफरेंस रहता था, जेंडर इनइक्वालिटी रहता था, तो क्या होता था? लड़कियों को अच्छा स्कूल में नहीं भेजा जाता था, हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं भेजा जाता था, सारे सुविधाएं लड़कों को मिलता था। अगर एक लड़की बीमार पड़ जाती तो उसके लिए जड़ी बूटियां है ना, उससे काम चला लो,
अच्छा डॉक्टर, अच्छा मेडिकल फैसिलिटीज़ ये सब लड़कियों को उपलब्ध नहीं होता था। लेकिन अब ये कल्चर बदल चुका है। हमारे अर्बन सोसाइटीज़ में, यहाँ तक कि कुछ कुछ गांव की सोसाइटीज़ में भी ये माना जाता है लड़का और लड़की एक समान। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सब जो योजनाएं सरकार ला रही है, इसका मकसद एक ही है कि हमारे सोसाइटी से ये जो जेंडर इनइक्वालिटी है इसको दूर करना। तो अगर जेंडर इनइक्वालिटी दूर हो जा रहा है तो मतलब मेरे सोसाइटी का ये जो लड़का का ज़्यादा अहमियत देने वाला कल्चर वो दूर हो रहा है। लड़का और लड़कियों को एक समान अधिकार देने का जो कल्चर वो आ रहा है, तो उससे भी मेरे सोसाइटी में काफ़ी बड़ा चेंज आ सकता है।